Good morning, students, and welcome to learning classes. And today we are going to start animal tissue. आज हम चैप्टर 2 टिश्यूज के सेकंड पार्ट एनिमल टिश्यू के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने प्लांट टिश्यू देख लिया है, आप दोनों वीडियो देखेंगे, प्लांट टिश्यू वहाँ पर क्लियर है। आज हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। तो एनिमल टिश्यू, जैसा कि हम जानते हैं, एनिमल टिश्यू हमको 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यू पढ़ने हैं, जैसा एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में हमको यहाँ पर डिटेल्स स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू जो होता है एक कवरिंग प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि ये हमारे बॉडी के ऊपरी लेयर में प्रेजेंट होता है और ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है, ये बैरियर्स का भी काम करता है और इसकी जो अरेंजमेंट होता है वो लेयर बाय लेयर होता है, यानी एक लेयर के बाद दूसरी लेयर होती है, तीसरी लेयर होती है, चौथी लेयर, इस तरह से लेयर और बैरियर्स का काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ही चीज़ों को एंटर होने देता है, सारी चीज़ों को एंटर नहीं होने देता। ये बैरियर्स जो हमारे लिए यूजफुल होता है उसी को हमारे इंटरनल पार्ट में जाने देता है, अदरवाइज ये वहीं पर उसको रोक देता है। तो इस तरह से हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव टिश्यू के जैसा वर्क करता है। इसके भी शेप के आधार पर, इसके अरेंजमेंट के बेस पर इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हमको यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट, यानी कि इसके शेप और सेल्स के शेप, यानी कि शेप ऑफ द, जो ये शेप है टिश्यू का, उसके आधार पर शेप ऑफ सेल्स या टिश्यू जो भी हम बोल सकते हैं, एंड देयर अरेंजमेंट एपिथेलियल टिश्यूज आर फर्दर क्लासिफाइड एज, इस बेस्ड पर हम इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम, ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होती है और स्किन जो होती है वो हमें बाहर की जो एटमॉस्फेयर है, जैसे टेम्परेचर हो गया, अदर थिंग्स हो गई, उस चीज से ये हमारा प्रोटेक्शन करता है। कौन? स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इसके जो शेप होते हैं, सेल्स की जो शेप होती है वो डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से इसको डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम स्किन में ये प्रेजेंट होता है और हमको ये जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है उससे हमारा प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद ये भी 2 टाइप्स में डिवाइड है, इसके भी अरेंजमेंट के आधार पर ये भी 2 टाइप्स में डिवाइड है। पहला हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, यानी कि एक ही टाइल्स की तरह, जैसे फर्श पे टाइल्स लगा हुआ होता है, तो उस तरह से ये इसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सिंगल लेयर एंड क्लोजली फिटेड, इसके जो लेयर होते हैं वो सिंगल होते हैं, इसकी यानी कि एक ही होता है, इसके ऊपर दूसरी कोई लेयर नहीं होती। इट्स ऑल्सो कवर ओइसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, ये यानी कि ओइसोफेगस जो हमारे फूड पाइप होते हैं उसको कवर करता है और हमारे माउथ की लाइनिंग को, और ये नंबर्स ऑफ ऑर्गन्स को कवर करने का काम करता है, लेकिन इसकी लेयर कैसी होती है? सिंगल होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बी, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड यानी कि ये भी हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम का सेकंड पार्ट है, यानी कि इसमें मेनी लेयर्स होते हैं, इसमें एक ही लेयर नहीं होते, एक लेयर के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से इसमें लेयर यानी कई ढेर सारी लेयर्स होती हैं। उसके बाद इट इज फाउंड इन द आउटर साइड ऑफ लेयर, यानी कि यह क्या होता है कि जो लेयर होती है, जो हमारी स्किन होती है, उसके आउटसाइड पे पाई जाती है, एंड हाईली रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल इंजरी, और जैसे कहीं चोट लग जाती है तो ये उस समय बहुत ज्यादा इसके रेजिस्टेंस होती है। एंड इज वाटर प्रूफ, और ये कैसी होती है? वाटर प्रूफ होती है, यानी कि हमारे जब कहीं इंजरी हो जाता है, चोट वोट लग जाती है, तो जो
टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको ये क्या करता है, अंदर नहीं जाने देता। और जो पानी होता है, जैसे हम नहाते धोते हैं, जैसे हमें चोट लग जाती है, अगर ये लेयर नहीं हो तो पानी डायरेक्टली हमारे जो हमारा इंजर्ड एरिया है वहाँ पर जाएगा, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होगा या फिर सड़न इस तरह का स्टार्ट होने लगेगा। लेकिन इस वाटर प्रूफ लेयर्स की वजह से ऐसा नहीं होता, और ये एक ही लेयर नहीं होती, सपोज वे एक लेयर कट गई, ये दूसरी कई लेयर्स में होता है, इसलिए ये प्रोटेक्शन का काम करता है। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू ही पूरा प्रोटेक्टिव टिश्यू है, और उसका ये पार्ट है पहला स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम में 2 पार्ट्स हैं हमारे, एक सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड सेकेंड इज द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, दोनों में देख हैं, ये सिंगल लेयर्ड होती है, वो मेनी लेयर्स होती है। ठीक है, ये लाइनिंग कहाँ ओइसोफेगस पे पाई जाती है, लाइनिंग्स ऑफ माउथ इस सारी जगहों पे प्रेजेंट होता है, और वो आउटर साइड ऑफ द जो आउटर साइड लेयर्स के होते हैं वहां पर प्रेजेंट होता है, वाटर प्रूफ होती है, एंड मैकेनिकल इंजरी के लिए भी हमें बहुत सारा हेल्प प्रोवाइड करती है। तो इस तरह ये स्क्वैमस एपिथेलियम हम इसके बारे में समझते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक ये जो है उसका स्ट्रक्चर टाइल्स के फॉर्म में एक सिंगल लेयर दिखेगा, और उसके ढेर सारे मल्टी लेयर दिखेंगे। ठीक है, तो अब हम एपिथेलियल टिश्यूज का सेकेंड पार्ट देखते हैं, दैट इज अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसके नाम से ही हम इसका शेप पता कर सकते हैं। क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो शेप होता है वो क्यूब शेप होता है एंड विथ राउंड न्यूक्लियाई, और इसकी जो न्यूक्लियाई होती है वो कैसी होती है, राउंड होती है, यानी कि गोल होती है। उसके बाद इट फॉर्म्स ऑफ लाइनिंग ऑफ किडनी, ये जो किडनी की लाइनिंग होती है उसका उस पर पाई जाती है, उसको फॉर्म करती है। किडनी ट्यूब्यूल्स डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, और सलाइवरी ग्लैंड्स यानी हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ये वहां पर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। इट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सेक्रीशन, यानी कि ये हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में चीजों को, सेक्रेट करने में और एक्सक्रीट करने में। किडनी का काम ही है एक्सक्रीशन करना, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सेक्रेशन करती है, विथ एब्जॉर्प्शन भी होता है हमारे माउथ में। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती है ये कैसी होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूब शेप्ड होता है, राउंड न्यूक्लियाई होती है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी और सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है, और इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सेक्रीशन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कॉलमनर एपिथेलियम। ये थर्ड पार्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू का। कॉलमनर एपिथेलियम टाल, ये लंबी होती है, ये कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। ठीक है, और पिलर लाइक, यानी कि कैसी दिखती है, लंबी होती है और पिलर लाइक होती है। पिलर तो सभी को पता है, जैसे घर वर बनने के लिए पिलर बनते हैं, तो उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। पिलर लाइक शेप्ड सेल्स विथ इलोंगेटेड न्यूक्लियाई। अब इसकी जो न्यूक्लियाई होती है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है। अभी हमने देखा कि क्यूबॉइडल में कैसी थी, राउंड थी, लेकिन अब यहाँ पर कैसी है, इसकी न्यूक्लियाई जो है वो कैसी है, हमारी इलोंगेटेड है, किसकी, कॉलमनर एपिथेलियम की। ठीक है, उसके बाद फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इनर लाइनिंग, यानी कि अंदर की तरफ ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे इंटेस्टाइन में 1000 आउटग्रोथ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमने बिली कहा था, यानी कि उसका स्ट्रक्चर फिंगर लाइक था, यानी कि लंबे थे, पिलर लाइक स्ट्रक्चर था, और वहां पर जो हमारी सब प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है वो किस तरह की होती है, कॉलमनर एपिथेलियम होती है। एपिथेलियल टिश्यू होती है, लेकिन कैसी होती है, कॉलमनर एपिथेलियम होती है, पिलर लाइक शेप्ड होता है, और इसकी जो न्यूक्लियाई होती है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। और ये कॉलमनर एपिथेलियम हमारे कहाँ पाए जाते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन।
वेयर एब्जॉर्प्शन सेक्रीशन अकर, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन दोनों पाया जाता है, दोनों होता है, वहाँ पर इस तरह का एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। यानी कि इसका भी जो फंक्शंस अगर हम कह दें तो वो भी क्या है, एब्जॉर्प्शन करना और सेक्रीशन करना। यानी कि कॉल्यूमनर एपिथेलियम का भी फंक्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन ही है। ठीक है, उसके बाद इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर, और ये क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मूवमेंट करने की। यानी कि जो चीजें होती हैं उसको इस एरिया से निकलने की, यानी कि बैरियर्स का काम करता है। यहाँ पर भी जो चीजें टॉक्सिक होती हैं उसको ये अंदर जाने नहीं देता, उन्हीं चीजों को मूवमेंट करने देता है, जिसको आइडेंटिफाई करता है, जिसको उसको पता होता है कि ये हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ है सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये एपिथेलियल जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और सीलिया हैव एबिलिटी टू मूव, यानी कि जो सीलिया होती है उसकी एबिलिटी होती है, उसकी योग्यता होती है मूवमेंट करने की। यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं इंटरनल, उसमें मूवमेंट होता है, उसमें एबिलिटी होती है कि ये मूवमेंट कर सकते हैं। और ये जब मूवमेंट कर सकते हैं तो यानी चीजों को ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड पुश करते हैं, बैकवर्ड पुश करते हैं, यानी कि चीजों को आगे पीछे ये पुश करने का काम करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि सीलिया ये एपिथेलियल टिश्यू जो है सीलिएटेड, हमारा सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, यानी कि जो सीलिएटेड ये कैसी होती है, ये भी कॉल्यूमनर नाम आगे इसलिए जुड़ गया कि इसका भी जो ये कैसी होती है, लंबी होती है, इसकी भी जो न्यूक्लियाई होती है वो भी इलोंगेटेड होती है। उसके बाद इट इज अ फाउंड इन अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि जहाँ से हम सांस लेते हैं ये वहां पर प्रेजेंट होती है। यानी कि ऑक्सीजन को ये क्या करती है, अंदर पुश करने में, क्योंकि सीलिया में ही ये एबिलिटी है, जो मसल्स होगी वहां की वो क्या करती है, मूव कर सकती है, और इसी के थ्रू हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो पहुंचता है। उसके बाद एंड ऑल्सो लाइक ओविडक्ट, स्पर्म डक्ट, किडनी ट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ओविडक्ट, स्पर्म डक्ट एंड किडनी ट्यूब्यूल्स के पास भी ये कौन पाया जाता है, सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम लाइक। यानी कि ये इन सारी जगहों पर भी इसी तरह का एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि चीजों को मूव करवा सके, चीजें जो होती है उसको फॉरवर्ड कर सके, चीजें आगे पीछे हो सके, वो इस ऐसी जगहों पर इस तरह का एपिथेलियल टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आगे हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम और फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम देखेंगे। ठीक है, अब हम एपिथेलियल टिश्यू का लास्ट भाग देखते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमारा लास्ट एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है। ग्लैंड सेल्स सेक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस। ठीक है, ये जो ग्लैंड सेल्स होती हैं, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, ये सरफेस पर क्या करता है, सब्सटेंस का सेक्रेशन करता है, जिससे कि मॉइस्चर उसका बना रहे, वो ड्राइंग सूखने ना पाए, ड्राइंग ना हो। ठीक है, उसके बाद समटाइम्स दिस टिश्यू फोल्ड, कुछ समय के लिए ये टिश्यू फोल्ड हो जाता है, और रिजल्ट क्या आता है कि नंबर्स ऑफ एपिथेलियल ग्लैंड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड देन इनवर्ट एंड फॉर्म मल्टीसेलुलर ग्लैंड। और ये क्या करते हैं कि नंबर्स ऑफ मल्टीसेलुलर का फॉर्मेशन, तो जो ग्लैंडुलर सेल होती हैं ये मेन इनका फंक्शन होता है, ये एपिथेलियल सरफेस पे क्या करते हैं, सब्सटेंस का सेक्रेशन करते हैं, और ये सम टाइम्स के लिए, कुछ टाइम के लिए ये सेल्स जो होती हैं आपस में फोल्ड हो जाती हैं, और देन जब ओपन होती हैं तो रिजल्ट क्या होता है कि नंबर्स ऑफ मल्टीसेलुलर ग्लैंड, यानी कि जो ग्लैंड एपिथेलियल, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो उनका नंबर इंक्रीज कर जाता है, ढेर सारे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 एपिथेलियल के पार्ट जो कि क्लासिफाइड किए गए थे, ये स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल और सीलिएटेड, कॉल्यूमनर एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब हम एक जनरली अगर एपिथेलियम का फंक्शन पूछा जाए
कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो हम एक जनरल फंक्शंस क्या बताएंगे, सबका मिला के क्या बताएंगे, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी, इन्फेक्शन एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स। यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, ये हमने पहले ही पढ़ा था कि दिस इज अ कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये हमारे बॉडी पर, हमारे जो स्किन है वो क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो मेन एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइन, यानी कि जो अंदर के हमारे पार्ट हैं, अंडरलाइंग सेल्स हैं जो हमें, उनको ये ड्राइंग होने से यानी सूखने से, इंजरी होने से, और जो हार्मफुल केमिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में नंबर्स ऑफ, जैसे डायरेक्टली हमारे बॉडी में एंटर कर जाते तो हमें नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट होती, लेकिन ये क्या करते हैं, उनसे हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये क्या करती हैं, वाटर, जैसे हम जब बाथ नहाते हैं तो हमारी बॉडी वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, उसके बाद ये सेक्रीशन करती है, स्वेट हमारी बॉडी से निकलता है। तो ये यानी एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन और न्यूट्रिएंट भी क्या करते हैं, हम कभी हम नंबर्स ऑफ लोशंस अपने बॉडी में लगाते हैं न्यूट्रिएंट के लिए, जिससे कि हमारी ये चीजें, तो ये उसको भी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे इंटरनल सेल्स को न्यूट्रिएशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, और ये गैसों का डिफ्यूजन भी करता है एपिथेलियल टिश्यू। एंड इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे, जैसे स्वेट हो गया हमारी बॉडी में, ये किडनी ट्यूब्यूल्स पर भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे बॉडी से एलिमिनेशन का भी काम करते हैं, यानी कि निकालने का भी काम करते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में स्टोर्ड होता है। तो इस तरह से था एनिमल टिश्यू का ये सबसे बड़ा जो टिश्यू था एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो यानी इसके हमने पांचों पार्ट देखे, और एपिथेलियल टिश्यू का अगर सिर्फ फंक्शंस पूछा जाए तो आप ये सारे फंक्शंस वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्प्शन करता है, सेक्रीशन करता है, वाटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन करता है, और हमारे जो अंदर अंडरलाइंग सेल्स हैं उनको ड्राइंग, इंजरी और हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। तो ये सारी चीजें हमारा एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टिश्यू देखेंगे, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू का हम सेकेंड टाइप ऑफ देखते हैं, मस्कुलर टिश्यू, यानी कि एनिमल टिश्यू में फर्स्ट हमने एपिथेलियल टिश्यू देख लिया, अब हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, यानी कि जो हमारे मसल्स होते हैं वो, उसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इसी की वजह से, मस्कुलर टिश्यू की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, यहाँ वहाँ जा पाते हैं। अगर मसल्स नहीं होती, सोचो सिर्फ स्केलेटल होता तो हम चल पाते, हमारे हाथ पैर क्या होते, एक दूसरे में हड्डियां फंसती, टूटती, फंस के कहीं गिर जाती। तो इस तरह से यानी कि मसल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मसल्स नहीं होती तो हमारा मूवमेंट भी नहीं हो पाता, हम मूव नहीं कर पाते। सपोज अगर कोई स्केलेटन चलता है तो जैसे हम समझ लेते हैं जिसका होस्ट, ये भूत आ गया, घोस्ट आ गया, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये इलोंगेटेड सेल्स कंटेन करते हैं, जिसको हम मसल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इन आवर बॉडी। यही टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसी टिश्यू की जिम्मेदारी होती है हमारे बॉडी का मूवमेंट, चाहे वो हमारे हाथ पैर चलते हो, चाहे हमारे इंटरनल बॉडी में हमारी हार्ट बीट होती हो, चाहे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हमारे फूड का मूवमेंट होता हो। ये सारे प्रोसेस जो है, सारे मूवमेंट्स जो डिपेंडेंस हैं वो किस पे हैं, हमारे मस्कुलर टिश्यू पर। ठीक है, इट कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन कंटेन करते हैं जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, एंड विच कॉज मूवमेंट ऑफ मसल्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। और ये हमारे मसल्स को क्या करते हैं, रिलैक्स, और यानी कि एक बार मसल्स जैसे मूवमेंट कर लिया तो उसको एक बार रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने में ये प्रोटीन जो होती है, कौन सी प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होती है वो हेल्प
करती है। तो यानी कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं इनका मेन जो टारगेट है वो क्या है, मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, यानी कि पूरी मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारे मस्कुलर टिश्यू की। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर टिश्यू, तो आप बता सकते हैं कि मस्कुलर टिश्यू इज कंटेन अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड इट्स protein is a help in the muscles to contracting and relaxing। ठीक है, इस मूवमेंट के बेस पर इस मस्कुलर टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जो आपको पढ़ना है, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स की मसल आपको पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है, इसको रफ मसल्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, यानी कि ये मसल्स ऐसी होती हैं जो कि वॉलंटरी होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार जब हम चाहते हैं तो ये मूवमेंट करती हैं, जब हम डिसाइड करते हैं कि अब मूवमेंट नहीं करना है तो ये रुक जाती है। जैसे ये हमारा हैंड्स है, जब हमने इधर करवाया तो ये इधर हुआ, जब इधर करवाया तो ये इधर हुआ, यानी कि ये वॉलंटरी है, यानी कि हम जब चाहेंगे तब ये मूव करेगी और जब हम नहीं चाहेंगे तो ये मूव नहीं करेगी। ठीक है, इट ऑल्सो इट प्रेजेंट इन आवर लिम्स, ये हमारे लिम्स में, हाथ पैरों में, इन सारी चीजों में ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इट ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, यानी इसको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, यानी कि ये टोटली मसल्स जो होती हैं ये हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, यानी बोन्स से ये मसल्स जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं, जिससे कि लिम्स हमारे मूवमेंट करते हैं हमारी इच्छा के अनुसार। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है एंड स्ट्रिएटेड मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। और इसमें एक और स्पेशल कैरेक्टर्स होता है जो कि अल्टरनेटिवली ये क्या करते हैं, लाइट सम डिस्टेंस पे ये लाइट होंगे और थोड़ी दूर पे ये डार्क होंगे, इस तरह से अल्टरनेट लाइट डार्क, इस तरह से अल्टरनेट इनमें ये शो होता रहता है, ये कैरेक्टर्स इसमें दिखाई देता है। और इसके बाद ये कैसी होती हैं, इसकी मल्टी न्यूक्लिएट, यानी ढेर सारी न्यूक्लियाई होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती है, यानी सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हम सिलेंड्रिकल एंड स्ट्रिएटेड मसल जो होती हैं अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड शो करती हैं, जब हम चाहते हैं तो ये मूवमेंट करती हैं। ठीक है, तो स्ट्रिएटेड मसल्स आई होप कि आपको समझ में आ गया। सेकेंड टाइप्स हम देखते हैं अनस्ट्रिएटेड मसल्स, इसको स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स बोलते हैं। इट इज अ इनवॉलंटरी मसल्स, अब ये मसल्स हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलती, ये हमारे हिसाब से नहीं चलती, इनका मूवमेंट अपने हिसाब से होता है, ये हमारे अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट्स ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो वो अपने आप मूव करता है, ऐसा नहीं हम कहेंगे ओसोफेगस के बाद तुम स्टमक में मत जाना, या फिर कुछ भी हम स्टमक के बाद इस्तेमाल, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारी आईज ब्लिंकिंग होती है, ये हमारे हिसाब से नहीं होती, हार्ट बीट होता है, ये हमारे हिसाब से, जो मसल्स बीट करती हैं ये हमारे हिसाब से नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, इनवॉलंटरी हैं, अपने हिसाब से चलती हैं। जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड फ्लो होता है, तो ये मसल्स क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, इसमें हमारा कोई भी इच्छा शक्ति वहां पर मैटर नहीं करते कि हम चाहते हैं मूवमेंट करना या नहीं चाहते, वो अपने हिसाब से मूव करती है, इसीलिए इसको इनवॉलंटरी मसल बोलते हैं। उसके बाद यूनिन्यूक्लिएट, इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूनिन्यूक्लिएट होती है एंड नो बैंड, कोई भी लाइट और डार्क टाइप्स का कोई बैंड ये शो नहीं करते, इस तरह का कोई भी बैंड वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। इट ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल, इसको भी स्मूथ मसल्स के भी नाम से इसको जानते हैं। तो हमने दोनों मसल्स देख लिया, स्ट्रिएटेड एंड अनस्ट्रिएटेड मसल्स, दोनों में अगर डिफरेंस भी पूछा जाता है तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आप अलग अलग बता देंगे, दोनों में डिफरेंशिएशन अपने आप आ जाएगा। वो ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, वो यूनि न्यूक्लिएट होती है, यहाँ पर लाइट एंड डार्क बैंड अल्टरनेटिवली शो होते हैं, वहां पर नहीं होते। ये वॉलंटरी मसल्स होती है, वो इनवॉलंटरी मसल्स होती है। तो इस तरह से डिफरेंस भी दोनों में, इनवॉलंटरी में और वॉलंटरी में, यानी कि स्ट्रिएटेड एंड अनस्ट्रिएटेड मसल्स में
आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारी एक मसल्स और है कार्डियक मसल, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड मसल्स देख लिया। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मसल्स। दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स। ये इनवॉलंटरी मसल्स होती है, यानी कि ये भी हमारे हिसाब से मूवमेंट नहीं करती, ये भी अपने ही इच्छा से मूवमेंट करती है। प्रेजेंट इन आवर ओनली हार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है और कहीं पर इस तरह की मसल्स नहीं प्रेजेंट होती। दे परफॉर्म रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि ये पूरे लाइफ टाइम में एक बार रिलैक्स होती है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बार रिलैक्स होती है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो यानी कि जब ब्लड फील होता है हमारे हार्ट में तो ये क्या करते हैं, रिलैक्स होते हैं। जब ब्लड पंप होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से ये पूरे लाइफ टाइम मसल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन का रिदमिक, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना, एक बार रिलैक्स होना। ऐसा नहीं 6 बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फिर एक बार रिलैक्स, ऐसा नहीं होता। ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स, ऐसा ये प्रोसेस चलता रहता है पूरे लाइफ टाइम। एंड कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल, कार्डियक मसल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है एंड ब्रांच्ड होती है। अभी तक हमने स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड को ब्रांच्ड नहीं देखा था, लेकिन ये कार्डियक मसल्स कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। एंड कार्डियक मसल्स हैव स्ट्रिप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड, और कार्डियक मसल्स के पास भी जो स्ट्रिप्स होती है उसमें भी लाइट और डार्क बैंड होता है, जैसे कि हमारे स्ट्रेटेड मसल्स में था अल्टरनेटिवली डार्क एंड लाइट बैंड दिख रहा था, यहाँ पर भी लाइट और डार्क बैंड के स्ट्रिप्स कार्डियक मसल्स के पास होते हैं। ठीक है, तो हमारे हार्ट में जो ये मसल्स कार्डियक होती है ये जरा हार्ड होती है। कैसी होती है, इन दोनों मसल्स के कंपैरिजन यानी स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड के कंपैरिजन ये मसल्स थोड़ा सा मोटी होती है, हार्ड होती है, तभी ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन कर पाती है। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है और ये कहीं पर प्रेजेंट नहीं होती। ये पूरे लाइफ टाइम रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करती है। और ये कैसी होती है, यूनिन्यूक्लिएट्स होती है एंड सिलेंड्रिकल्स होती है और ब्रांच्ड होती है, और इसके पास भी लाइट और डार्क स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हमने दो मस्कुलर टिश्यू पढ़ लिया, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। अब इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा दो और टिश्यूज बचे हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो हम उन दोनों टिश्यूज को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आप वीडियो देखना, आई होप कि इतना आपको समझ में आएगा। बुक भी रीड कर लेना, जो भी प्रॉब्लम होती है आप उससे क्लियर, अपने डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।